नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जैसे ही मैं बोलता हूं शब्द राजकोषीय घाटा, यानी कि जिसको हम अपनी आमतौर पर रोजमर्रा की भाषा में फिस्कल डेफिसिट के नाम से जानते हैं, तो हमारे दिमाग में एक छवि, एक इमेज ये आती है कि यार ये तो बड़ी खराब चीज है, क्योंकि इसमें शब्द क्या आ रहा है? घाटा, है ना। घाटा शब्द इसमें आता है और घाटा सुनते ही हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि घाटे का मतलब यह है कि आपको आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है, आपको भाई नुकसान हो रहा है, आप जो भी व्यापार कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, उसको आप ढंग से नहीं चला पा रहे। तो आमतौर पे हम सबका विचार, जो आम जनता का विचार जो है वो ये होता है कि यार घाटा तो बड़ी खराब चीज है, घाटा जो है वो ज्यादा एकदम नहीं होना चाहिए, हमको जो है घाटे को खत्म करना है पूरी तरह से। तो अगर आप भारत का बजट देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें हर साल कुछ ना कुछ राजकोषीय घाटा प्रस्तुत किया जाता है। वित्त मंत्री हर साल बताती हैं कि भैया हमारा राजकोषीय घाटा जो है इस साल 4.5% रहा, इस तरह का एक नंबर वो बताती हैं। और वो आगे बताती हैं कि भाई हम इसे कंट्रोल कर पा रहे हैं, ये कंट्रोल में है और ये एक हेल्दी नंबर है। लेकिन अगर आप आमतौर पे सामान्य लोगों से पूछें तो वो कहेंगे कि यार फिस्कल डेफिसिट 4.5% भी क्यों होना चाहिए, ये तो एकदम जीरो होना चाहिए। इनफैक्ट हम प्रॉफिट वाला बजट क्यों नहीं बनाते, हम ऐसा बजट क्यों नहीं बनाते जिसमें हमारी कमाई ज्यादा हो और खर्चा कम हो, जिसमें प्रॉफिट हो जाए। तो एक तरह से आज हम अगले 5 मिनट में मैं आपको केवल समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके प्राइवेट बिजनेस के लिए तो एक बार को मैं ये मान सकता हूं कि घाटा खराब चीज हो सकती है, लेकिन जहां तक देश की अर्थव्यवस्था का सवाल आता है वहां पर हम इस बात को हमें समझना होगा कि घाटा अगर नियंत्रित हो, एक कंट्रोल में अगर आप घाटा कर रहे हैं तो वो एक अच्छी चीज है, ये एक अच्छा संकेत है। अगले 5 से 10 मिनट में मैं आपको यह बताऊंगा कि भाई अगर कंट्रोल में है, ऑब्वियसली अगर घाटा इतना ज्यादा है कि आप उसे मैनेज ही नहीं कर पा रहे तब तो वो खराब है ही है, लेकिन अगर आप कंट्रोल में रख रहे हैं, जो कि भारत सरकार आजकल कर रही है कि भाई 4.5%, 4.25% इस रेंज में घाटे को रखने की कोशिश कर रही है, तो यह बहुत अच्छी चीज है, इसमें कुछ भी खराबी नहीं है। अब सवाल यह आता है कि ऐसे क्या सिनारियो है जिसमें घाटा अच्छा है? भाई हम तो बचपन से सुनते आए हैं घाटा खराब चीज है। देखिए, इस बात को ऐसे समझिए कि यह घाटा जो है ये है क्या। यह घाटा भारत में अगर राजकोषीय घाटे को हम देखें तो यह क्या दिखाता है, यह क्या परिलक्षित करता है? यह परिलक्षित करता है बेसिकली आपके आय और व्यय का कुल अंतर। ठीक है, यानी कि यह दिखाता है कि आपका व्यय जो है वो आय से कितना ज्यादा है। जब आप हमारे प्लस कोर्सेज की क्लासेस देखेंगे तो उसमें मैं और विस्तार से बताऊंगा कि एक राजस्व होता है, एक पूंजी होता है, यहां पर भी बताऊंगा थोड़ा सा, लेकिन आप और विस्तार के लिए आप जो है हमारे प्लस कोर्स की क्लास देखिएगा, जिसका भी फ्री ट्रायल चल रहा है, बताऊंगा उसके बारे में भी आपको। तो व्यय आपके 2 तरह के हो सकते हैं, एक आपका हो सकता है राजकोषीय, एक आपका हो सकता है राजस्व, माफ कीजिएगा, एक आपका हो सकता है राजस्व और एक आपका हो सकता है पूंजीगत। ठीक है, तो राजस्व वाला खर्चा क्या है? राजस्व वाला खर्चा वो है जो आपका एवरीडे खर्चा है, जिसको हम कंजम्पशन का खर्चा कहते हैं। जैसे अगर हम एक परिवार के हिसाब से देखें तो राजस्व का खर्चा वो है जो भाई क्या होता है, मान लो आप अपने घर का किराया देने में, आप अपने घर का राशन लाने में, बच्चों की फीस देने में, इलेक्ट्रिसिटी बिल देने में, जो आपके घर का रोजमर्रा का खर्चा है, उसमें आप जितना खर्च करते हो यह आपका राजस्व का खर्चा कहलाता है। ठीक है, पूंजीगत खर्चा क्या होता है? कोई भी ऐसा खर्चा जिसको आप निवेश कर रहे हो जो आगे आपको फायदा पहुंचा सकता है। जैसे मान लो अगर मेरे घर का राजस्व खर्चा 25,000 रुपए महीना है, कि भाई मेरा जो है खाने पीने का खर्चा, बिजली बिल, ये सब मिला मिला के 25,000 रुपए है, तो 25,000 रुपए मेरा राजस्व खर्चा हो गया। लेकिन साथ के साथ मान लो मैं एक दुकान भी खोलना चाहता हूं, मैं एक बिजनेस करता हूं, उस बिजनेस में मैंने एसआईपी ले रखी है, कुछ स्टॉक मार्केट में मैंने निवेश कर रखा है, तो उन सब में मैं हर महीने 5,000, 10,000 रुपए डालता हूं, तो ये 25,000 रुपए मेरा राजस्व हो गया और 10,000 मेरा पूंजीगत हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? कि अगर मैं एक बिजनेस में निवेश कर रहा हूं या किसी और तरीके से इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो अब देखिए कॉमन सेंस ये कहता है, जो कि बात सही भी है, कि आपका रोजमर्रा का जो खर्चा है, राजस्व खर्चा जो है, वो तो आपकी तनख्वाह के अंदर ही चलना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपका रोजमर्रा का जो खर्चा है, भाई आपका मान लो आपके जो रोजमर्रा के खर्चे हैं, जो आपका मासिक खर्चा है, अगर उसके लिए आपको उधार लेना पड़ रहा है तो यह तो चिंताजनक बात है।
है ना। ये बात चिंताजनक है कि नहीं है कि अगर मेरे घर में राशन जो आ रहा है उसके लिए मुझे किसी से ऋण लेना पड़ रहा है, तो ये चिंताजनक बात है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं एक बिजनेस कर रहा हूं और साथ में उस बिजनेस में मैं पैसा लगा रहा हूं, उसके लिए अगर मैं ऋण ले रहा हूं, तो यह कोई बुरी बात है क्या? लॉजिकली बताइए, क्या दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस आप सोच सकते हैं जो बिना ऋण के बनता हो? क्या दुनिया का ऐसा कोई भी बिजनेस है जो ऋण के बिना बनेगा? शायद नहीं बनेगा। तो अगर मैं कोई भी बिजनेस में पैसा लगा रहा हूं, उसके लिए मैं ऋण ले रहा हूं, तो यह क्या है? यह मेरा पूंजीगत व्यय है। अगर एक अपने बिजनेस पर जो मैं खर्चा कर रहा हूं, यह मेरा पूंजीगत व्यय है। अगर मैं सरकार के दृष्टिकोण से देखूं, तो सरकार मान लीजिए अपने कर्मचारियों को जो वेतन देती है, जो पेंशन देती है ना, ये जो खर्चे करती है योजनाओं वगैरह में, ये राजस्व खर्चे हैं, ये सरकार की कमाई से निकलने चाहिए। लेकिन सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, हवाई अड्डे बनाती है, हाईवे बनाती है, जो तमाम तरह का सरकार और विकास करती है, देश के गांव-गांव में ब्रॉडबैंड पहुंचाने की कोशिश करती है, यार इन सब में भी तो खर्चा होता है। तो अगर इन चीजों के लिए सरकार अगर थोड़ा घाटे में रहती भी है, अपने पूंजीगत व्यय के लिए अगर सरकार ऋण ले रही है, तो क्या आपकी नजर में वो कोई बुरी चीज है? वो तो कोई बुरी चीज नहीं है। तो यहां पर इस बात को समझने की जरूरत है कि जब हम घाटे की बात करते हैं, तो हमको समझना चाहिए कि खर्चा जो है वो राजस्व में हो रहा है कि पूंजीगत में हो रहा है। देखो 1991 के पहले जब भारत में आर्थिक संकट आया था, तो प्रॉब्लम यही थी कि अपने राजस्व वाले खर्चों को भी हम पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए आर्थिक संकट आया। ठीक है, उसके बाद हम राजस्व खर्चों को पूरा कर रहे हैं, हमारा राजस्व घाटा लगभग 0 है। बात क्लियर है? लेकिन अपने पूंजीगत खर्चों के लिए हमको ऋण लेना पड़ता है, तो इस ऋण को ही हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। भाई जो हमारे अंतर है आय व्यय में, उसको हम ऋण लेके पूरा कर लेते हैं, उसी को हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो अगर एक कंट्रोल्ड मात्रा में आप ऋण ले रहे हो, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, याद रखिए। ठीक है, कैसे? अगर आप एक कंट्रोल्ड मात्रा में ऋण ले रहे हो, तो वो कई चीजें दिखाता है। वो एक तो ये दिखाता है कि आपकी सरकार जो है वो आर्थिक वृद्धि पर फोकस कर रही है। वो आपका आर्थिक वृद्धि पर फोकस दिखाता है कि नहीं दिखाता है? कि आपका फोकस जो है वो आर्थिक वृद्धि पर है, आपकी सरकार ज्यादा पैसा खर्च करना चाहती है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, नई चीजें बना रही है, जिससे देश के आर्थिक विकास की गति को बढ़ावा मिले। ठीक है, यह बात क्लियर है कि नहीं है? यह आर्थिक विकास का फोकस दिखता है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके देश का व्यय ज्यादा है, आय थोड़ी कम है उससे, और एक गैप है इसके बीच में, यहां पे फिर निजी कंपनियों को, निजी बैंकों को भी निवेश करने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता? क्योंकि उनको पता है कि ये जो मैं पैसा लगाऊंगा ये कंजम्पशन में नहीं जाएगा, ये देश के विकास में जाएगा। तो ऐसे में निजी निवेश के अवसर बढ़ते हैं, जो कि हमको पता ही है कि भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। निजी निवेश के जो अवसर हैं उनमें वृद्धि होती है। यह बात क्लियर है कि नहीं है? निजी निवेश के अवसर जो हैं वो बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या होता है, देश में अतिरिक्त पूंजी आती है कि भाई सरकार खर्चा कर रही है और बाहर से ऋण भी ले रही है, तो देश में अतिरिक्त पूंजी आती है। अब पूंजी आएगी तो उससे कुछ ना कुछ तो काम होगा, तो पूंजी आएगी तो उससे रोजगार बनेगा। सीधी सीधी बात है भाई, अगर अतिरिक्त पूंजी देश में आएगी तो उससे रोजगार में विकास होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, आपका रोजगार देश में बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। ये बात क्लियर है कि नहीं है? तो आप इस बात को याद रखें। लेकिन हां, यह बात भी याद रखनी है कि मान लीजिए अगर हमारा घाटा इतना बढ़ जाए कि उसके लिए हमें इतना ऋण लेना पड़ रहा है जिसका ब्याज ही चुकाने में हमारी कमर टूट जा रही है, तो यह बड़ी खतरनाक बात है। इस बात को समझिए, है ना, इसको देखिए। सरकार का लक्ष्य जो होता है वो मुनाफा कमाना नहीं है, इस बात को याद रखिए। सरकार को एक कंपनी की तरह ट्रीट करना बंद कीजिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सरकार जो है, सरकार कोई ऐसा सरकार का लक्ष्य कोई मुनाफा कमाना नहीं है। तो मुझे याद है आज से कुछ दशकों पहले कुछ रेल मंत्री ये दावा करते थे कि भाई हम तो जो है रेलवे अब प्रॉफिट कमा रहा है। आपको याद होगा कुछ एक रेल, मैं नेताओं का नाम नहीं लूंगा, फिर आजकल इलेक्शन का मौसम है, गड़बड़ हो जाती है नेताओं का नाम लेने पर। लेकिन कुछ नेता ये दावा करते थे कि हमने तो रेलवे को प्रॉफिटेबल बना दिया है, भारतीय रेलवे जो है वो प्रॉफिटेबल है, जितना खर्चा करता है उससे ज्यादा पैसे कमाता है। लेकिन मेरा फिर एक सवाल, मैं तब भी इसके खिलाफ था कि क्या रेलवे का मकसद, क्या एक सरकारी विभाग का मकसद प्रॉफिट कमाना है? क्या रेल मंत्री, वो उस समय के जो रेल मंत्री थे, वो ये कह सकते हैं कि सारे रेलवे स्टेशनों पे बिजली आती है, सारे रेलवे स्टेशनों के टॉयलेट साफ हैं, सारी ट्रेन टाइम पे चलती है, बिजली है हर जगह, आपकी रेलों की सुरक्षा की पर्याप्त जिम्मेदारी है, रेलों में महिलाएं सुरक्षित हैं?
क्या यह कहा जा सकता है? ये नहीं, ये तो आज भी नहीं कह सकते हम, ये तो मैं आपको 20 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो ऐसे में रेलवे का फोकस मुनाफा कमाना होना चाहिए, या फिर जो आप कमा रहे हो उसको खर्च करो ना भाई, उसको विकास में खर्च करो। आप प्रॉफिट कमा के क्यों रख रहे हो? बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो, इस बात को एक प्राइवेट कंपनी के लिए भी कई बार यह बात जरूरी होती है कि आपको अगर विस्तार करना है तो पहले कुछ वर्षों तक आपको घाटे में रहना पड़ता है। आपने कई बार स्टार्टअप्स में देखा होगा कि भाई बड़े बड़े स्टार्टअप हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन घाटे में हैं। यह आपने देखा होगा। तो ये घाटे में क्यों है? क्योंकि इनको घाटे में रहना इसलिए है क्योंकि जितना ये कमा रहे हैं उससे ज्यादा ये अपनी कंपनी के विस्तार पे लगा रहे हैं। कि भाई स्टार्टअप ने पहले साल मान लो 1 करोड़ रुपया कमाया, लेकिन 1.5 करोड़ रुपया वो अपनी कंपनी के विस्तार पे लगा रहा है और नई टीम बना रहा है, नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है ताकि विस्तार हो पाए। तो इस तरह का घाटा कोई खराब घाटा नहीं है, यह बात याद रखिए। अगर आप इस तरह का घाटा कर रहे हैं तो यह कोई बुरा घाटा नहीं है। हां, पॉइंट यहां कंपनी में भी लागू होता है और देश में भी लागू होता है कि अगर यह घाटा अनियंत्रित हो जाए, भाई आपका जितना जीडीपी है उसका 25% अगर घाटा हो जाए तो फिर तो प्रॉब्लम है। 25% अगर आपके जीडीपी का घाटा हो जाएगा तो यार फिर आप उसकी भरपाई कैसे करोगे? बड़ा सवाल यह है कि उसका ब्याज इतना ज्यादा बन जाएगा कि अगले साल आपको ब्याज पे बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो नियंत्रित घाटा जो है वो वास्तव में देश की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ पोटेंशियल को दिखाता है। मैं आशा करता हूं कि यह सिंपल सा पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो यहां मत जानिए भाई, देखो हमारा 3 डे का फ्री ट्रायल चल रहा है। तो मेरी जो क्लासेस हैं उसमें मैंने इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, जितने भी तरह के डेफिसिट हो सकते हैं आपके, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, आपके जितने तरह के डेफिसिट हो सकते हैं उन सबको एकदम अच्छे से फॉर्मूला समेत विस्तार से पढ़ाया है और कॉन्सेप्चुअली भी समझाया है। तो आप मेरी प्लस क्लास में जाइए, इसको देखिए। अभी देख सकते हैं आप सब लोग, आपने अगर भले ही अनअकैडमी को सब्सक्राइब ना भी किया हो तो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि 3 दिन का हमारा फ्री ट्रायल चल रहा है। उस फ्री ट्रायल का प्रयोग कैसे करना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस फ्री ट्रायल पे जाइए और भाई इसका प्रयोग कीजिए। सारे हमारे जितने भी हमारे जाने माने फैकल्टी हैं, सबके सारे वीडियो लेक्चर, सारे प्रेजेंटेशन, सारी पीडीएफ, सारे मॉक टेस्ट, सब कुछ एकदम फ्री में अवेलेबल है। यानी कि आप उसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। 3 दिन तक इस सुविधा का लाभ आप उठा सकते हैं। तो इस मौके को चूकिए मत, ये फ्री ट्रायल है, इसका उपयोग कीजिए। और इस कॉन्सेप्ट जैसे और बहुत सारे जटिल कॉन्सेप्ट जिनको लेकर लोगों के दिमाग में अक्सर गलतफहमी होती है, जिनको लेके कंफ्यूजन होता है कि यार ये घाटा है क्यों, मुनाफा क्यों नहीं है ना, कई बार इस तरह की बातें की जाती हैं। तो इस तरह की चीजों को भी आपको अगर समझना है तो आपको मेरे लेक्चर्स में ये सब मिल जाएगा। तो इस फ्री ट्रायल का फायदा आज ही उठाइए और अपनी तैयारी को एकदम रॉक सॉलिड कीजिए। तो अनअकैडमी के साथ मिलकर लेट्स क्रैक इट।